नावल हम धूल ना हो जाएं, राइटर फरहाना नाज मलिक। लास्ट पार्ट। ऑन के घर ले जाने के लिए वो इसे जिस गलीज किस्म की कॉलोनी में ले आया था, वो इसके लिए हैरानी का सबब बन रहा था। ऊंची नीची नाहमवार और तंग गलियों की वजह से तैमूर ने अपनी कार पीछे कहीं खड़ी कर दी थी। अपनी खुद साख्ता नाराजगी के बायस वो इसे पूछ भी नहीं पा रही थी कि यहाँ रहता है तुम्हारा ऑन, जिसके घर में लाने के लिए तुम मरे जा रहे थे। बस हैरान सी उसके पीछे चलती रही। तैमूर की तवक्को के ऐन मुताबिक उसने तैयार होने का ज्यादा झंझट नहीं पाला था। सादा सा सूट और हल्का फुल्का मेकअप। उसे यकीन था तैमूर भड़केगा, लेकिन वो देखकर खामोश ही हो गया। सारा रास्ता भी उस पर गैर मामूली खामोशी तारी रही। सुफा को उलझन तो हुई, पर गनीमत ही समझा कि आजकल वो बड़े बेबाक किस्म के जुमले इससे बोलने लगा था, और अब वो उसके पीछे नालियों से उबलते पानी से बचती बचाती चल रही थी। बड़ा गलीज मोहल्ला था और घर भी पसमानदा से। ऐसे ही एक छोटे से रंग उड़ी कली वाले घर के सामने वो रुक गया तो सुफा को भी रुकना पड़ा। तैमूर ने दस्तक दी थी, फिर अंदर से जवाब का इंतजार किए बगैर उसे आने का इशारा करता घुस गया। अब सुफा की हैरत भी जवाब देने लगी थी। ये एक छोटा सा सहन था कि जिसके सामने दो कमरे और एक बरामदा ही नजर आ रहा था। बस वो इसका हाथ पकड़कर दाहिने हाथ वाले कमरे में घुस गया। वो जो नागवारी से झुलस कर अपना हाथ झटक रही थी, कमरे में कदम रखते ही साकत हो गई। सामने चारपाई पर चच्ची अम्मा मदहोश सी लेटी थी। करीब ही चेयर पर चचा बरसों की थकन से सताए बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, तैमूर ने अंदर जाते ही कहा। वालेकुम। आगे चचा की जुबान लड़खड़ा गई। तैमूर के बाएं जानब हैरान, परेशान और बेयकीनी की तफसीर बनी। खड़ी सुफा पर नजर पड़ते ही वो बेसाख्ता खड़े हुए थे। सुफा, मेरी बच्ची। वो इसकी जानिब लपके। उसे ख्वाब का सा गुमान हो रहा था। वो अपनी जगह पुरनम आंखें लिए खड़ी रही। चचा ने आकर जब सीने से लगाया तो होश की दुनिया में लौटी। चचा अब्बा, आप मेरे। फिर जो उनसे लिपट कर तड़प तड़प के रोई तो तैमूर की भी आंखें झिलमिला गईं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गुनाहगार हूँ। उसे खुद से अलग करके चचा ने बाकायदा हाथ जोड़ लिए तो उसकी चीख ही निकल गई। वो ज़ारो कतार रोते हुए उसे प्यार करते जा रहे थे। नहीं चचा अब्बा, आप ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें प्लीज। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। इतनी गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना हुआ था कि वो तैमूर तो क्या, खुद को भी फरामोश किए बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। चचा ने भी उसे मना नहीं किया। वो कभी उनके हाथ पकड़कर आंखों से लगा लेती, तो कभी उनके सीने पर, कंधों, चेहरे पर हाथ फेर फेर कर उनकी मौजूदगी का यकीन दिलाती खुद को। तैमूर को वो छोटी सी मासूम सी बच्ची लग रही थी, जो माँ बाप से बिछड़ने के बाद अचानक से आ मिलती है और यकीन नहीं कर पाती। बस, अब बस। फिर चचा ने ही उसके आंसू पहुंचे। वो सिसकियां भरती उनसे अलग हुई। आओ अपनी बदनसीब चच्ची से मिलो, जो अपने किए का फल यहाँ ही खा रही है। चचा उसे खुद से लगाए चारपाई के नजदीक ले गए, जहां चच्ची इबरत का निशान बनी हुई थी, एक जिंदा लाश के मानंद। सोफा की हिचकियां तेज होने लगी। वो फालिज के हमले का शिकार हुई थी। चच्ची उसे देख रही थी। उनकी आंखों से बहता पानी गवाह था कि वो अपने किए पर नादम थी, और उनके हलक से निकलती खरखराहट नुमा अजीब आवाजें यकीनन सुफा से माफी मांगने की कोशिश का नतीजा थी। उसने उनके पैरों पर सर झुका लिया। नहीं चच्ची, कसम ले ले, मैंने नहीं चाहा था ऐसा। एक भी बद्दुआ नहीं दी थी। यकीन माने, आपके खिलाफ एक भी बुरी बात नहीं सोची थी। वो फिर से फूट फूट के रो दी। तुमने नहीं सोची थी, पर अल्लाह ने तो इसके अमाल पकड़ने ही थे। चच्ची ने उसके सर पर हाथ रखते हुए गुलूगीर आवाज में कहा। यही तो समझाता था मैं उसे। नहीं समझी। अब भुगत रही है। मेरे अलावा कोई पास ही नहीं ठहरता। वो कमरे में रखी दूसरी चारपाई पर बैठ गई। चच्ची पर जितनी बार नजर उठी, उनकी आंखों से इल्तिजाएं झांकती महसूस हुई। सुफा का दिल दुख के गहरे समुंदर में डूबने लगा। अपनों से अचानक मिलने की खुशी भी धुंधला गई थी। बैठो तैमूर बेटा, बैठो। चचा को अचानक ही उसके खड़े होने का एहसास हुआ था। वो सर हिलाता हुआ कमरे में रखी अकलौती कुर्सी पर बैठ गया। चचा सुफा के साथ चारपाई पर आ बैठे। सुफा को मोहब्बत और शफकत से देखने का अंदाज ही और था, और सुफा चचा चची की इतनी नागुफ्ताबे हालत ने उसकी खुशी पर से पुष्ट डाल दी थी। चचा का बुढ़ापा अचानक ओद कर आया था। सिर्फ कमर ही नहीं झुक गई थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गए थे। बज़ाहिर पुरसुकून नजर आती, वो अंदर ही अंदर रो रही थी। सच है, रब जो फैसले करता है बेहतरीन करता है। उसने तुम्हारे लिए तैमूर का इंतखाब करके तुम्हारे हक में बुरा नहीं किया।
मुझे तुम्हारे मिलने की तो खुशी है, लेकिन तैमूर जैसे इंसान को अपना दामाद बने देखकर दोहरी खुशी मिली है। चचा अचानक ही तैमूर के लिए रत्बुल लिसान हुए थे। वो चोर नजरों से उसे देखने लगी, जो उसकी जानिब ही मुतवज्जो था। मैं तो यही समझ रहा था कि तुम्हें देखे बगैर ही जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह की मदद और तैमूर की कोशिशों से मेरी बच्ची मुझे मिल गई। तैमूर की कोशिशों, सुफा के सिर्फ होंठ हिले, आवाज नहीं निकली थी। उसने ना जाने कैसे मुझे इस अंधेर नगरी में तलाश कर लिया। वो बहुत एहसानमंद हो रहे थे। तैमूर मुस्कुराकर रह गया। आपने अभी खुद ही तो फरमाया है कि अल्लाह की मदद की वजह से मैं आपको ढूंढ पाया। ये सुफा बहुत उदास रहती थी। वो सुफा की जानिब इशारा करते हुए बताने लगा। हर वक्त रोती रहती थी। उसने भी यकीन कर लिया था कि ये आपसे शायद कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इसे ये खुशी देकर रहूंगा। अल्लाह ने साथ दिया और देखिए, आप दोनों मिल गए। सुफा के आंसू फिर से बह निकले। चचा ने उसका सर थपक कर दिलासा देने की कोशिश की। बस बेटा, हम इंसान हैं तो अशरफुल मखलूकात, पर काम जानवरों से भी बदतर करते हैं। दो जानवर एक साथ रहें तो उन्हें भी एक दूसरे से उनसियत हो जाती है। और मैं अपनी भतीजी के वजूद से लाताल्लुक रहा। चचा के बस में नहीं था, वरना वो वक्त के पहिए को पीछे खींच लाते और सुफा के साथ रवा रखी हर ज्यादती की तलाफी करते। वो वहां कितनी ही देर तक बैठी रही थी। चच्ची को बड़े दिल से नहला धुलाकर कपड़े बदलवाए थे और बाल बनाए थे। उनके कमरे की सफाई की थी। रूबी और सुंदस खून सफेद होने का अमली सबूत बन गई थी। इधर बमुश्किल झांक जाती, चूंकि चचा की इस माली तनज़्ज़ुली का बायस भी दोनों दामाद बने थे। सो चचा को दामादों का सामना करना ही गवारा नहीं था। बड़े फिल्मी अंदाज में दोनों चचा की जायदाद और घर पर काबज हो गए थे। चच्ची के अकलौते भाई राजा मामू अपना सब कुछ बेचकर परदेस जा सुधारे थे। यहाँ मोहल्ला जितना गंदगी वाला था, मोहल्ले वाले इतने ही साफ सुथरे दिल के। चचा चच्ची का बेहद ख्याल रखते थे। माली तौर पर फिलहाल चचा की पेंशन सहारा बनी हुई थी। पहली कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको आपका घर मिल जाए, नहीं तो किसी बेहतर इलाके में कोई और रिहाइश के काबिल घर देख लेंगे। आप फिक्रमंद ना हो, वक्त का हंटर अब आपके दामादों पर पड़ने वाला है। घर जाने से कबल वो नहायत सलीके से चचा के दिल पर गोया फाहे रखता रहा। सुफा ने कुछ दिन वही रहने की जिद की थी, जिसे थोड़े तामुल से मानने के बाद वो उसके कपड़े वगैरह घर से लाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। घड़ी की सुइयां 12 का घंटा अबूर कर चुकी थी। सुफा का इंतजार पहले कोफत, फिर गुस्से और अब फिक्र में बदलने लगा था। चचा चच्ची के पास हफ्ता पूरा रहकर वो आज ही वापस आई थी। चचा खुद उसे छोड़ने आए थे। तैमूर का तो अता पता ही नहीं था। अम्मा ने बड़ी खुश दिली से चचा को खुश आमदीद कहा था। वो भी इनसे मिलकर मुतमईन हुए थे। शाम 7 बजे तक वो बहाने बहाने से पोर्च तक कितने ही चक्कर लगा आई। वो तैमूर का कोई पुराना दोस्त है साकी, वही ले गया था उसको। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए थे दोनों। अम्मा ने उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए बताया। साकी, बहुत सालों पहले सुना ये नाम सर पर हथौड़े बरसा गया। इंतजार की कोफत झंझलाहट भरे गुस्से में बदल गई। ये फिर से पुराने दोस्तों में क्यों फंस रहा है? उसे पता है ना, इस साकी ने ही मेरी जिंदगी तबाह की थी। ये फिर भी उसके साथ। कमरे के गिर्द अब नापती अपनी कैफियत वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी। कहीं ये फिर से तो नशे में नहीं लग गया? इस सोच के वारिद होते ही वो परेशानी में घिर गई। उस दिन मेरे सामने बैठकर कैसे लोफरों की तरह सिगरेट पी थी। कहीं आज शराब। दिल में एक के बाद एक वसवसा सर उठाने लगा और उसकी परेशानी बढ़ाने लगा। हाँ, सच ही है, बुराई किसी को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ती है। ऐसे शख्स को कि जिसने उसका मजा भी चख रखा हो। जरूर वो फिर से आदी हो रहा होगा। ठीक है, होता रहे, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं कौन सा उसको कुछ समझती हूँ। अपनी जिंदगी है उसकी, जैसे चाहे गुजारे, मुझे क्या। मगर इस बार हमेशा की तरह दिल मुतमईन नहीं हुआ था, बल्कि इस बोधी सी तसल्ली पर बिल्कुल ही खामोश हो गया था। सुफा का रंग फक होने लगा था। वो आज कितनी खुश खुश आई थी, उसे खुद भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो तैमूर के लिए इतनी नरम दिल क्यों हो रही है। सिर्फ उससे मिलने की चाह में वापस आई थी। अम्मा का तो बहाना था। दिल को झिड़कियां पिलाने की कोशिश बेसूध गई तो वो सोफे पर सर हाथों में गिराकर बैठ गई। नहीं अल्लाह मियाँ जी, अब और नहीं। मेरी आजमाइशों का दौर खत्म कर दे। मुझ में और हिम्मत नहीं कुछ सहने की। तैमूर को शैतानी रास्ते से बचाना, उसे नेकी की जो राह दिखाई है उस पर मजबूती से कायम रखना। थक हार कर दिल की आवाज पर लब्बैक कहती एक तवातुर से वो दुआ मांगती रही। 12 बजे के करीब कब से छाई घटाएं पूरे जोश के साथ बरसने लगी। वो बौखल आकर खिड़की में आ खड़ी हुई। आसमान पानी टपका रहा था। सारी फजा जलथल हो रही थी। वक्फे वक्फे से गरजते बादल और चमकती बिजली उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना रहे थे। बारिश जी खोल कर बरसती रही।
12:30 बजे वो आंसू बहाने ही बैठ जाती कि अम्मा कमरे में दाखिल हुई। अल्लाह खैर करे, तैमूर देर लगा रहा है, मोबाइल भी बंद है उसका, बारिश भी देख रुकने का नाम नहीं ले रही। उनके आने से कुछ खौफ ज़ाहिर हुआ था, मगर परेशानी बरकरार रही। आज शगुफ्ता और राबिया दोनों बबली के घर गई थी। उसने बहनों को रात ठहरा लिया था। वो खुद भी दिल में सूरतों का विर्द करती रही। अम्मा के हिलते होंठ बता रहे थे कि वो दुआएं मांगने में महव हैं। ऐसे कोई करता है अम्मा? पता भी है घर में आप अकेली हैं। मैं तो अचानक ही आ गई और ये मज़े से इस साकी के साथ न जाने कहाँ है। पीछे हमें डाकू ही क्यों ना अगवा कर जाएं, परवाह नहीं। आखिरी लफ्ज उसके मुंह में ही था कि डोरबेल गूंज उठी। मैं देखती हूँ तैमूर होगा। उसे बाहर निकलने के लिए पर तोलता देखकर अम्मा तेजी से बोली और आनन फानन बाहर निकल गई। वो कमरे में ही टहलती रही। थोड़ी ही देर नहीं हुई थी कि वो बारिश में शराबूर कमरे में दाखिल हुआ। तुम? सुफा पर नजर पड़ते ही हैरान हो गया। वो तो नुक्सी शक्ल बनाए मुंह फेर कर रह गई, हालांकि धड़कनें साज बजाने लगी थी। माशाअल्लाह, वो हकीकतन सरशार सा हो गया। शुक्र है तुम आ गई, वरना अम्मा तो अकेली होती। वार्डरोब से कपड़े निकालने के दौरान वो बोलता रहा। लहजे की खनक बता रही थी कि वो अचानक मिलने वाली खुशी संभाल नहीं पा रहा, जबकि वो बेवकूफ़ों की तरह अपनी छोटी सी नाक से बाकायदा सूसू की आवाज़ के साथ तैमूर के मुंह से निकलने वाली शराब की बू के आसार सूंघने लगी थी। सूसू की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता तैमूर भी मुतवज्जो हो गया। पहले हैरान हुआ, फिर आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर बेसाख्ता हंस दिया। वो जुज़बुज़ सी हो गई कि फ़िलहाल कोई नागवार बू नथनों से नहीं टकराई थी। कपड़े बदलकर वो वॉशरूम से बाहर आते ही आईने के सामने खड़ा हुआ। अपने बाल कम ब्रश किए उक्कर में से आईने में नजर आती सुफ़ा के अक्स को खुद में ज्यादा समोया। तो सुफ़ा बीबी? ब्रश रखकर वो अचानक ही उसकी तरफ पलटा। किस चीज की बू आई? शराब की या हीरोइन की? बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा गया। सुफ़ा पे तो घड़ों पानी पड़ गया। जी नहीं, वो मुझे नजला बर वक्त बहाना हाथ आया, ऐसा कि जिसे सुनकर तैमूर का जानदार कहकहा बरामद हुआ था। सुफ़ा ने कनखियों से देखा। बारिश में भीगकर आने के बाद तरोताज़ा और खूबसूरत सा दिखाई दे रहा था। अब रात को 1 बजे तक अकेली माँ को घर पर छोड़कर नशेई दोस्तों के साथ रहोगे तो यही शक करूंगी मैं। तैमूर की हंसी बर्दाश्त न हुई तो साफ गोई से बोली, नशेई दोस्तों? उस पर गहरी नजर डालकर वो ज़ेरे लब बोला। सोफा का इज़्तिराब बहुत कुछ समझा गया था। पहली बात, राबिया और शगुफ्ता का रात गुजारने का प्रोग्राम नहीं था। मेरे इल्म में यही था कि वो बबली बाजी के घर से वापस आ जाएंगी। दूसरी बात, वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम मेरे साकी के साथ जाने की वजह से परेशान थी? सुफा रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद छलक आए। तैमूर ने उसका चेहरा हाथों में लेकर दिलदोजी से कहा, क्यों सुफा, क्यों? तुम्हें पता है उसने मुझे अगवा करवाया था। तैमूर ने अंगश्ती शहादत उसके शबनमी होंठों पर रख दी। इस बात को यूं क्यों नहीं लेती हो कि हम दो प्यार करने वाले दिलों को मिलवाने में उसने अहम किरदार अदा किया? नहीं। सुफा ने उसके हाथ झटके। मुझे तुमसे प्यार नहीं था, यानी नहीं था, अब है। वो शोखी पर आमादा हुआ। सुफा चंद सानिया तो बोल ही ना पाई। नहीं तो फिर आई क्यों हो? वो जिरा करने लगा। अम्मा की वजह से, वो मुंह बसोर कर बोली। जी नहीं, मेरी वजह से है ना। मेरी चाहत तुम्हें खींच लाई। मुझे नहीं पता मोहब्बत कैसी होती है और कैसे होती है। अरे, तैमूर की आंखें ही फैल गईं। किताबों से दलीलें दूं या खुद को सामने रख दूं? फिर उसके करीब आकर बड़े जज़्ब से ये शेर सुनाया तो सुफ़ा की पलकें ही ना उठ सकीं। वो उसके ब्लश होते चेहरे को बड़ी भरपूर कैफियत से देखता उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले आया। साकी का बड़ा एहसान है मुझ पर। उसे बेड पर बिठाने के बाद वो पास बैठकर आहिस्तगी से बताने लगा। उसने तुम्हारे चचा तक मुझे पहुंचाया है, मतलब चचा का घर उसने ढूंढा है। सुफ़ा से कुछ बोला ही ना गया। तुम मेरे चचा को उनका घर दिला दोगे ना? इंशाअल्लाह, तैमूर ने सिद्ध के दिल से कहा। वो खड़ी हो गई थी। किधर? तैमूर की हैरत भरी आवाज पर उसके दरवाजे की जानिब बढ़ते कदम थम गए। तुम्हारे लिए खाना गर्म करने। तैमूर को उसके शर्मा कर जवाब देने पर गश ही आ गया। इतनी अच्छी मत बनो यार कि मारे खुशी के मेरा मर जाने को दिल चाहने लगे। वो भी खड़ा हो गया था। सुफा ने आंखें निकाल ली। मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम बस इधर मेरे पास आओ और मुझे यकीन कर लेने दो कि मैं सुफा तैमूर अमीन के दिल तक पहुंच चुका हूँ। सुफा नजरें झुकाए वहीं इस्तादा रही। वो खुद ही 3 कदमों का फासला पाट कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। मोहब्बत कैसी होती है? बिल्कुल मेरे जैसी। और कैसी होती है? जैसे मुझे हुई। उसकी मजीद तशरीह मैं तुम्हें आज की रात ही बता दूंगा। गाल को चूमती आवारा लिट उसके कान के पीछे उड़स कर वो नरम लहजे में बोला था, और तुम्हारा शुक्रिया कि मेरे मिट्टी में मिलने से पहले ही मुझे मोहब्बत का एजाज बख्श कर मोतबर कर गई, वरना मैं तो सोच रहा था कि मरकर भी। सुफा ने सूरत से उसके होंठों पर अपना नर्म हाथ रख दिया था।
تیمور کے دل میں ایک عرصے بعد آسودگی پھیلی تھی۔ میں نے بہت دکھ سہے ہیں تیمور، بچپن سے لے کر آج تک۔ میرے ذہن میں میرے بچپن کا ایک بھی پل ایسا نہیں جب کوئی بے ساختہ خوشی تتلی بن کر میری مٹھی میں آئی ہو۔ میں نے زندگی میں دو چیزوں کی خواہش کی، محبت اور عزت، اور یہی دونوں چیزیں مجھے نہیں ملی۔ نہ جانے کس لمحے کی گرفت میں آ کر وہ کمزور پڑی کہ اپنا آپ عیاں کرنے سے بھی نہ ہچکچائی۔ اس کے نمی سے بوجھل لہجے نے تیمور کو اندر تک تڑپا ڈالا۔ تمہاری زندگی کا وہ تلخ باب ختم ہو جاتا اگر تم اتنے سال خود ساختہ ناراضی اور نفرت کے خول میں بند نہ رہتی۔ صفا، تم میرے روم روم میں بسی ہو۔ میں اب یا کبھی تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، تم نے مجھے بے حساب تکلیف دی ہے۔ آخری جملہ اس نے شوخی سے ادا کیا۔ صفا کے چہرے پر ندامت جھلکنے لگی۔ تیمور نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا یہ بدلا ہوا رویہ یقیناً چچا کے ملنے کی وجہ سے ہے۔ پھر اچانک ہی اس نے موضوع بدلا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تم محسوس نہیں کر رہے تھے کتنے دنوں سے میں تمہارے سامنے تمیز والی بنی ہوئی تھی۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ جناب، تمیز والی بنانے میں بھی میری محبت کا کمال ہے۔ محبت یا غنڈوں والی زبردستی؟ صفا کا شاکی سا انداز اب کی بار اس کا چھت پاڑ کہا بلند ہوا۔ وہ اور زیادہ ناراض ہوئی تھی۔ جو بھی ہے، نتیجہ تو اچھا ہی نکلا نا۔ اس نے نرمی سے صفا کی ناک کھینچی۔ صفا نے پہلے برا سا منہ بنایا، پھر مسکرا دی، ایک بے حد دل آویز مسکراہٹ جس نے تیمور کے دل میں چراغاں سا کر دیا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھے کھڑکی کے قریب لے آیا، جہاں شیشے کے پار بارش کی رمجھم خوشبوئیں بکھیر رہی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔